दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल 5 जनने फॉर ऑल पे एक बार फिर से आपका स्वागत बंधन अभिनंदन करता हूं। इस सामाजिक विषय की यात्रा में मैं भूगोल को लेकर अपनी यात्रा पर निकला हूं और भूगोल का जो पहला क्लास और दूसरा क्लास आपने देखा उसमें भूगोल का परिचय और अपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को मैंने बताया। अब उसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम अपनी आकाशगंगा की उत्पत्ति, यानी कि गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी में हमारा सौर मंडल परिक्रमा करता है उस गैलेक्सी के बारे में जानेंगे। फिर हम उन तारों के बारे में भी जानेंगे, जैसे कि सूर्य एक तारा है, उन तारों के बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे। इससे पहले एक पिछले लेक्चर का एक क्वेरी थी हमारे मित्र की कि मैंने तो बता दिया ब्रह्मांड की उत्पत्ति, लेकिन ब्रह्मांड से पहले क्या था? क्या ब्रह्मांड से पहले भी कुछ था? तो आइंस्टीन साहब का मैंने जिक्र किया था पिछली क्लास में। उस आइंस्टीन साहब की सापेक्षता के सिद्धांत में ये सिद्ध किया है उन्होंने कि समय और अंतरिक्ष यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति इस बिग बैंग विस्फोट के बाद ही हुई है। यानी कि बिग बैंग विस्फोट, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और समय की उत्पत्ति एक साथ मानी जाती है। उससे पहले समय भी नहीं था और उसके बाद, उसके जस्ट बाद भौतिकी, यानी कि बिग बैंग विस्फोट के बाद ही भौतिकी को पढ़ने का हमारे भूगोलवेत्ताओं ने या फिर भौतिकविदों ने भौतिकी का प्रारंभ हुआ। यानी कि भौतिकी की स्टार्टिंग और बिग बैंग का विस्फोट दोनों एक साथ और समय का विस्फोट दोनों एक साथ हुआ। इस बिग बैंग में आगे चल के हब्बल साहब ने थोड़े बहुत संशोधन करके इसको प्रामाणिकता दी 19वीं शताब्दी में। उसी क्रम में हम आज गैलेक्सी के बारे में जानेंगे, जिसको सर्वप्रथम गैलीलियो साहब ने देखा था 1609 में। इसको अपने टेलीस्कोप द्वारा इसको देखा और उन्हीं उसी गैलेक्सी के बारे में हम जानते हैं। जैसे मैं एक कहानी के रूप में समझिएगा कि गैलेक्सी बनी कैसे। तो गैलेक्सी एक तारों का पुंज है, यानी कि एक तारों का गुच्छा ही गैलेक्सी कही जाती है। और गैलेक्सी हमारे भारतीयों ने आकाशगंगा कहा और उसी के अंतर्गत यानी गैलेक्सी में ही मिल्की वे आगे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि गैलेक्सी बनी कैसे। तो जब बिग बैंग का विस्फोट हुआ, एक इतना तीव्र विस्फोट जिसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और उसके साथ साथ कई प्रकार की गैसें निकली, उन गैसों की तीव्र गति इतनी थी, उसमें तापमान और उनका दाब इतना था कि उनको ठंडे होने में अरबों वर्ष लग गए। जैसे कि बिग बैंग थ्योरी 13.7 अरब यानी कि 15 से 13 अरब के बीच में मानी जाती है, कल्पना की जाती है। उसी तरह इस आकाशगंगा की उत्पत्ति हमें 10 से 12 अरब वर्ष पूर्व की मानी जाती है, लगभग 10 से 12 अरब वर्ष पूर्व। उनको ठंडे होने में समय लग गया और ठंडे होते होते जो भारी ग्रेविटी के पिंड थे, यानी कि वो पिंड, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, ईंटे का ढेर लगाएं और अंदर एक विस्फोटक रख दें और जब विस्फोटक को ब्लास्ट करेंगे तो जो ईंटे का ढेर है वो सीधा नहीं जाएगा, वो अपने अक्ष पे घूर्णन करते हुए ही बाहर निकलेगा। उसी प्रकार जब बिग बैंग विस्फोट हुआ तो कुछ पिंड सारे पिंड अपने अपने अक्षों पे घूर्णन करते हुए ही बाहर की तरफ निकले और वो अक्षों पे घूर्णन ही करते थे। उसमें कुछ भारी पिंड, कुछ हल्के पिंड, यानी कि ब्रह्मांड में उथल पुथल जैसी घटना हुई। ठंडा हुआ यानी कि बहुत 4500 केल्विन, कहा जाता है कि 4500 केल्विन गिरा तापमान। उसके बाद धीरे धीरे पिंडों में आकर्षण शुरू हुआ। आकर्षण ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण बड़े पिंड छोटे पिंडों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगे। बड़े पिंड छोटे पिंडों को आकर्षित करते करते वो अपने अक्ष पे घूम रहे हैं, छोटे पिंड भी अपने अक्ष पे घूम रहे हैं। उसी प्रकार ये सारे पिंड एक साथ अक्ष पे घूमते एक बादलनुमा संरचना का निर्माण किया। उस बादलनुमा संरचना को, जैसा कि आप देख रहे हैं, सर्पिलाकार ये संरचना है, यानी कि 3 भुजाओं में ये संरचना कल्पना में दिखाई जाती है। ये सर्पिलाकार संरचना है इस प्रकार। और ये जो आप देख रहे हैं ये सब तारे हैं, स्टार्स हैं। स्टार का कैसे फॉर्मेशन हुआ, कैसे अंत हुआ, ये हम बाद में बताएंगे। वैसे आप मोटे तौर पे समझिए कि गैलेक्सी, जो आकाशगंगा जिसको हम कहते हैं, जिसको हम रात को सोते समय आसमान में देखते हैं तो टिमटिम करते तारे और धूल भरी एक बादलनुमा संरचना जो दिखती है, उसी को हम आकाशगंगा कहते हैं। और बादलनुमा संरचना को मिल्की वे कहते हैं। वो कैसे कहते हैं हम आगे आपको बताएंगे। तो इन पिंडों का आकर्षण इतना ज्यादा था कि ये इतने व्यास में फैल गए, आप कल्पना नहीं कर सकते। इस आकाशगंगा का अनुमानतः इस आकाशगंगा का व्यास 1 लाख से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी, यानी कि हमारे मनुमस्तिष्क की कल्पना से परे है।
एक अनुमानतः एक जैसा कि ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति हुई और पिंडों का जो अध्ययन किया गया वो प्रकाश और ध्वनि की तरंगों के कारण ही उसका किया गया। बाद में न्यूटन साहब ने उसमें, मैंने पहली कक्षा में आपको बताया था कि बाद में न्यूटन साहब ने उसमें ग्रेविटी का नियम जोड़ा, जिससे ब्रह्मांड के पिंडों में एक दूसरे में आकर्षण, और सारे पिंड जितने भी ब्रह्मांड में सभी पिंड एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अभी भी बृहद तरीके से वो बढ़ रहा है, आकाशगंगाएं बढ़ रही हैं। एक आकाशगंगा में लगभग 1 अरब तारे, और ऐसी 1 अरब आकाशगंगाएं अनुमानतः पूरे ब्रह्मांड में है। अनुमानतः कि कोई पुष्टि नहीं हुई है। एक आकाशगंगा का पता लगाने में, यानी कि हमारे पड़ोस की आकाशगंगा जो कि जिसको एंड्रोमेडा कहते हैं, एक मात्र हमारे भूगोलवेत्ता, हमारे खगोलविद केवल एक ही आकाशगंगा का अब तक पता लगा पाए हैं जो एंड्रोमेडा है, जो वो भी 2.2 लाख लाइट ईयर हमारे आकाशगंगा से दूर है। हम अगर इस आकाशगंगा पे चले जाएं और इससे बैठ के इसको देखें तो ये पूरी की पूरी जो आकाशगंगा है, ये गैलेक्सी है, ये पूरी की पूरी गैलेक्सी दिखेगी। लेकिन हम अंदर से देखें, अपने इस गैलेक्सी में बैठ के देखें, तो ये जो भाग है, कुछ भाग मिल्की वे क्यों नाम रखा गया, जिसकी मैंने चर्चा की, उसके बारे में जान लें। ये हमारा सूर्य है। सूर्य यंग स्टार है, यानी कि अपने युवा अवस्था में है। वो क्या अवस्था है हम आपको चर्चा करेंगे। पहले ये इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। सूर्य एक यंग स्टार है। इसके चारों तरफ ये उसके ग्रह हैं, ग्रह अपने ऑर्बिट पे घूम रहे हैं। अगर ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये वाला भाग अगर सूर्य की तरफ है तो इधर तो अंधेरा होगा, और अंधेरे में ही तारे दिखते हैं, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश इतना ज्यादा होता है कि तारों का दिखना बंद हो जाता है। इस अंधेरे से अगर हम देखें तो एक बादलनुमा संरचना दिखती है, जो कि एक भाग है, एक छोटा सा भाग है, एक गैलेक्सी का छोटा सा भाग है, जो कि गैलेक्सी के अंदर ही है। वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस का एक बहुत बड़ा गुच्छा है, वो दिखता है। वही अगर पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ चली आए अपने ऑर्बिट पे, तो पृथ्वी इधर से उजाला और इधर से अंधेरा हो जाएगा, तो फिर ये वाला भाग हमें धुंध भरा दिखेगा। इसी को मिल्की वे नाम दिया गया। वैसे गैलेक्सी, आकाशगंगा, मंदाकिनी, इसके कई नाम दिए गए, तो सारे नाम आप याद रख सकते हैं कि ये, और एक चीज, ये सर्पिलाकार आकार की, यानी कि स्पाइरल रैम कहा गया अंग्रेजी में, कि स्पाइरल रैम आकार की ये है। और हिंदी में हमारे भूगोलवेत्ता ने, भारतीय भूगोलवेत्ता ने इसको एक नाम दे दिया, जो कि हमारी मंदाकिनी सर्पिलाकार आकार की है, यानी कि सांप की तरह। अब आते हैं इसमें, ये स्टार्स यानी कि ये जो पिंड थे, पिंडों में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा ज्यादा थी, उसमें नाभिकीय संलयन हुआ, नाभिकीय संलयन से एटॉमिक बम्बार्डमेंट हुए, और बम्बार्डमेंट यानी कि एटॉमिक बम्बार्डमेंट से ही सूर्य का, यानी कि सूर्य एक स्टार है, स्टार का प्रकाश मिलता है। उसी हीलियम और हाइड्रोजन के मिश्रण से जो बम्बार्डमेंट हुआ, हीलियम हाइड्रोजन की बात आ गई तो मैं बता दूं कि 4 जैसा कि मैं एटॉमिक बम्बार्डमेंट की बात कर रहा था, तो 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलके एक हीलियम का अणु बनाते हैं। यानी कि ये बम्बार्डमेंट इतना तीव्र है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों तो मौजूद है ही हैं, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा भी है, और इन तीनों का, सभी का सम्मिश्रण, यानी कि सभी गैसों का और सभी अणुओं का सम्मिश्रण, इन सब में एटॉमिक बम्बार्डमेंट होती है और एक हीलियम के नाभिक बनाता है, जिसको नाभिकीय संलयन का नाम दिया गया। तो ये सारे जो भी स्टार्स हैं, वो सारे इसी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पे कार्य करते हैं। स्टार्स आप देख रहे हैं कितने स्टार्स है। इसमें मैं आपको बता दूं, ये जो काले रंग से मैंने ड्रॉ किया है, ये एम्ब्रियो स्टार, यानी कि भ्रूणावस्था, तारों की भ्रूणावस्था कहते हैं इसको। उसके बाद जो मैंने ये ग्रीन से दिया, ये यंग स्टार्स, यानी कि युवा अवस्था। जैसे कि ये कैसे होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। यानी कि सूर्य भी हमारा, और ये देखिए, ये जो ब्लू कलर से, ये प्रौढ़ावस्था, यानी कि बूढ़े हो गए, अब हमारे में जान नहीं बची। और ये सारे स्टार्स एक बिंदु पे केंद्रित होते हैं, एक बिंदु पे आकर्षित होते हैं, इसी का नाम हम ब्लैक होल कहते हैं। यानी कि इनका फॉर्मेशन
ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज आप कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं और ब्लैक होल में जा रहे हैं, तो हाँ ये दो, एक जो आप देख रहे हैं, एक जो सर्पिलाकार है उसके साथ साथ एक सर्पिलाकार और चलता है, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते 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 और ये अंततः अपने घर में यानी कि अपने गांव में प्रवेश कर जाते हैं ब्लैक होल। और ये एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इस पूरी आकाशगंगा में यानी कि अनुमानतः माना गया है कि इस पूरी आकाशगंगा में यानी पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र एक ही ब्लैक होल है। वैसे ये मुमकिन नहीं है क्योंकि लाखों करोड़ों की संख्या में आकाशगंगाएं हैं, तो एक ब्लैक होल की परिकल्पना ये मुमकिन नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड में। हाँ, हम एक गैलेक्सी में मान सकते हैं कि एक ब्लैक होल होगा। उसी क्रम में आपने इस गैलेक्सी के बारे में थोड़ा बहुत तो जान ही लिया होगा और इसके बारे में हम इस स्टार्स की चर्चा करेंगे। तो स्टार्स के बारे में हम शुरुआत से देखेंगे कि ये स्टार बने कैसे, ये स्टार आए कहाँ से। तो जो ये भ्रूणावस्था है यानी कि यहाँ गैसों का पुंज जब भी ये आकर्षित होता है यानी कि कोई भी पिंड, कोई भी गैसेज अपने आप को एक दूसरे की तरफ आकर्षित करती हैं और उसके बाद ये भी चक्कर, और एक चीज ये भी अपने ब्रह्मांड के किसी न किसी हिस्से का चक्कर गैलेक्सी भी, हमारी गैलेक्सी भी लगा रही है। यानी कि सारे पिंड किसी न किसी पिंड का चक्कर लगा रहे हैं। जरूरी नहीं कि एक सोलर सिस्टम हम पढ़ते हैं तो हमारे गैलेक्सी में और सोलर सिस्टम नहीं होंगे, लाखों करोड़ों अरबों के रूप में सोलर सिस्टम से हमारे, यानी कि एक बड़ा तारा, एक पिताजी और उसके कितने पुत्र, ये लाखों करोड़ों की संख्या में हो। कैसे हैं हम आपको आगे बताएंगे, जब सुपरनोवा की परिकल्पना और व्हाइट ड्रॉप की परिकल्पना बताएंगे तो हम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं कि स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो यहां से जब हमारी गैलेक्सी में कोई भी गैस आकर्षित हो रही थी यानी कि यहां जो उसकी स्टार्टिंग अवस्था थी उसमें गैसों का एक बादल बन गया जिसको नेबुला नाम दिया गया। नेबुला यानी निहारिका, जिसकी परिकल्पना इमैनुएल कांट साहब ने दी और बाद में उसको लाप्लास ने संशोधित कर दिया और उस परिकल्पना को सिद्ध किया। तो नेबुला एक बादल का अंबार बना। उस बादल में इतना संघनन हुआ, संपीड़न हुआ और हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस होने के कारण उस बादल को हेले नाम दिया गया। हेले यानी कि वो इतना बड़ा था कि हमारे सूर्य से भी 60 टाइम यानी 60 गुना बड़ा वो हेले बना। वो हेले बाहरी के आवरण में हाइड्रोजन और अंदर वाले आवरण में यानी कि जो कोर है उसमें हीलियम। ये जब आगे बढ़ा यानी कि ये जब यहाँ आया तो ये तारेनुमा संरचना यानी कि इसके अंदर भी ये क्रिया प्रारंभ हो गई। हाइड्रोजन और हीलियम एटॉमिक बम्बार्डमेंट की क्रिया प्रारंभ हो गई तो ये तारे के रूप में धीरे धीरे तब्दील होने लगा। यानी कि एक एरिया में एक अपने जो भी आकार है उसी में वो अपनी क्रिया प्रारंभ करने लगा। ये हेले भ्रूणावस्था में जब यहाँ बढ़ा तो ये तारे के रूप में यानी कि हाइड्रोजन हीलियम बम्बार्डमेंट के कारण ये एक बहुत बड़ी संरचना बना ली और बीच में कोर में हीलियम। आगे चल के जब ये तारा यानी कि जब ये हेले जो कि 60 टाइम सूर्य से बड़ा है जब यहाँ पहुंचा, इस जगह पे पहुंचा तो इसके अंदर यानी कि जो बाहरी इसका आवरण है, हाइड्रोजन का बाहरी आवरण है वो फट गया। यानी कि उसके अंदर के दबाव के कारण और प्रेशर के कारण वो अपना दबाव सहन नहीं कर पाया और वो फट गया। फटने के कारण हुआ क्या, तो जो हाइड्रोजन है वो फिर से इस गैलेक्सी में यानी कि गैसों के पुंज के रूप में ये फिर इधर उधर, यानी कि जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि ट्रेन जा रही है, ट्रेन आगे निकल गई और जो पीछे अपनी हवा छोड़ जाती है, यानी कि आप कल्पना करेंगे कि कोई भी हमारे पास से गुजरता है तो कुछ दूर जब वो आगे निकलता है तब हमें उसकी हवा को महसूस किया जाता है, यानी हम उसकी हवा को महसूस करते हैं। उसी प्रकार यहाँ की घटना हुई, ये इसकी गैसें बाहर हो गई हाइड्रोजन की और हीलियम इतना ठोस हो गया। क्यों? क्योंकि हीलियम इतना घनत्व हो गया कि वो कार्बन में तब्दील हो गया। यानी कि हीलियम कार्बन में तब्दील हो गया और स्वतंत्र मात्रा में यानी कि बिन कपड़े के वो ब्रह्मांड में घूमने लगा। यानी कि कोई उसका माई बाप नहीं बचा तो वो जाए तो जाए कहाँ, तो अपने घर कहाँ, तो ब्लैक होल में।
ये इतने तीव्र गति से यहाँ ये अपने गंतव्य की तरफ बढ़ा और ब्लैक होल में समाहित हो गया। ब्लैक होल क्या है ये आगे हम चर्चा करेंगे। अब क्या हुआ, तो उसके आगे यहाँ जो इसने गैसें छोड़ी थी, यानी कि जो हीलियम कार्बन में तब्दील हुआ वो तो एक बन गया और उसको नाम दिया गया, देखिए उसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन स्टार्स उसको नाम दिया गया, जो कि ये यहाँ से हीलियम का जो कार्बन का जो एक पिंड बना था, जो कि जिसमें घनत्व तो बहुत ज़्यादा था और वो घनत्व तो इतना ज़्यादा था उसके कोई माई बाप नहीं थे, तो वो फिर अपने घर में ब्लैक होल में चला गया। ये सारे स्टार्स का यही फॉर्मेशन है। एक स्टार्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, तो उसको न्यूट्रॉन स्टार कहा गया, न्यूट्रॉन तारा कहा गया। और इसी को इसको जो फटने की आवाज़ है, यानी कि जो फटने का जो एक आवाज़ है, जैसे बिग बैंग फटा वैसे ये भी फटा, उस फटने की आवाज़ को ही सुपरनोवा नाम दिया गया। तो सुपरनोवा की जो परिकल्पना है वो इसी से निकलती है। सुपरनोवा का जो भीतरी है वो न्यूट्रॉन तारा बन गया, बाहरी का आवरण गैसों के रूप में फिर से उस गैलेक्सी में भ्रमण करने लगा, और जो बचा था बीच का भाग, यानी कि जो हीलियम कार्बन में तब्दील हुआ था, जो ठोस मात्रा में तब्दील हुआ था, वो बिन माई बाप के इस गैलेक्सी में चक्कर लगाने लगा। और फिर अंततः ये इसकी जो तीसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था में तो स्टार्स जाते जाते जाएंगे। पहले ये मैं पहली अवस्था बता रहा कि यहाँ भी इसमें दग जाते हैं, यानी बम्बार्डमेंट हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो ये फिर ब्लैक होल में समाहित हो गया। अब क्या हुआ कि आगे चल के स्टार, जैसे सन के बारे में हम पढ़ते हैं, तो सन भी एक तारा है। सन कैसे बना, तो जो गैसों का पिंड था जो भ्रमणशील कर रहा था, जो भ्रमण कर रहा था, उसमें कुछ छोटे छोटे पिंड भी थे जिसको ग्रहाणु नाम दिया गया, जो बाद में चल के ग्रह बने, ग्रहाणु नाम दिया गया। वो छोटे छोटे पिंड भी उसमें थे जो उसके साथ परिक्रमा कर रहे थे। फिर वही फॉर्मेशन हुआ, फिर हाइड्रोजन और हीलियम का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन वो इतना बड़ा फॉर्मेशन नहीं था। फिर फॉर्मेशन हुआ, फिर उसी प्रकार एक बम्बार्डमेंट हुआ और एक फिर तारा बना और फिर ये आगे चल के फिर ये कहा जाता है, कल्पना करा जाता है हमारे पुराणों में कि पृथ्वी एक बार एक प्रलय आएगा जिसमें पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो इसी फॉर्मेशन से उस प्रलय की परिकल्पना निकाली जाती है कि ये फॉर्मेशन, ये सुपरनोवा की यहाँ परिकल्पना की गई, यानी कि सुपरनोवा यहाँ बना, वो जाके इसमें मिल गया, गैसों का पिंड जो बचा था वो फिर अपने अक्ष पे घूमने लगा, यानी कि फिर इसमें घूमने लगा, फिर उसमें सबमिटेड हुआ, फिर वो घूमे और फिर एक फॉर्मेशन की तरह हाइड्रोजन हीलियम से मिलके फिर अपना फॉर्मेशन बना, यानी कि सूर्य के कोर में हीलियम की मात्रा ज़्यादा है और ये सूर्य अपने आसपास जो भी उसमें पिंड थे वो सूर्य की परिक्रमा करने लगे, यानी कि ग्रहाणु बने, ग्रहाणु जो कि ग्रह के रूप में आगे हम जानेंगे। और सूर्य दगेगा तो आपको मैं एक और रोचक तथ्य बता दूं कि अगर सूर्य दगेगा जिस प्रकार ये दगा है, तो सूर्य आंतरिक ग्रहों को ही अपने साथ समाहित करेगा। अब बाह्य ग्रहों को क्यों नहीं करेगा, तो सोलर सिस्टम में पढ़ाएंगे कि 4 ग्रह आंतरिक ग्रह यानी स्थलीय ग्रह होते हैं और बाहरी जो 4 ग्रह होते हैं वो गैसीय ग्रह होते हैं। तो गैस जैसे ये फॉर्मेशन है वैसे वो फिर अपने मंडल में फॉर्मेशन करने लगेंगे, फिर वो अपनी तरह घूमने लगेंगे। आगे चल के जो ये गैसें थी वो सूर्य की यानी कि युवा अवस्था में, वो एक युवा अवस्था में बना और सूर्य बना, सूर्य यानी कि छोटा तारा बना, एक तारा बना जो कि युवा अवस्था में था, वो फिर आगे चल के दब गया। अब दब गया तो क्या हुआ, तो उसके बीच का जो हीलियम है वो स्वतंत्र रूप से घूमने लगा। उस स्वतंत्र रूप के हीलियम को ही हम व्हाइट ड्वार्फ यानी कि श्वेत वामन कहते हैं। तो रेड ड्वार्फ की परिकल्पना जो आपने यहाँ देखी, लाल वामन जो कि ये फटा, हाइड्रोजन बाहर निकला, उसको लाल वामन कहा गया, उसकी आवाज को लाल वामन कहा गया और उसकी आवाज को हम ये इस परिकल्पना के बाद उसकी आवाज को हमने सुपरनोवा का नाम दिया। और बाहर का जो हाइड्रोजन है वो रेड ड्वार्फ यानी कि बहुत ही चमकीला। और एक तारों का एक और खासियत है कि तारा जितना ही चमकीला होगा वो उतना ही जल्दी समाप्त होगा, यानी कि दिया बुझने से पहले धधकता है, वही वाला हाल इन तारों का है। तो तारा जितना ही चमकीला होगा वो उतना ही जल्दी मरेगा और तारा जितना ही भ्रूणावस्था में होगा यानी कि जितना ही संघनित होगा, जितना ही ठोस होगा, उसका फॉर्मेशन होते होते यानी कि ब्लैक होल में जाते जाते वो काफ़ी टाइम लगाएगा। तो सूर्य पे आते हैं, सूर्य भी आगे चल के दगेगा, यानी कि ये भी तारा, छोटा तारा, ये भी दगेगा और इसको जो दगने का है
तो जो बाहरी आवरण है उसी को हम यहाँ पे, जो उसके अंदर का आवरण है, सॉरी, जिसको अंदर का आवरण है उसी को हम श्वेत वामन का नाम हीलियम, हीलियम यानी कि जब प्रज्वलित होगा तो सफ़ेद कपड़े की तरह दिखेगा। हम उसको टेलीस्कोप से हमारे वैज्ञानिक देखा करते हैं और वो श्वेत वामन का नाम दिया गया। और वही श्वेत वामन यानी कि वही हीलियम फिर वो अपने माई बाप के पास घूमते घूमते ब्लैक होल में चला जाएगा, क्योंकि वो भी बिन माई बाप का हो गया, उसके सारे गैसें छिन गए। और फिर ऐसे ही फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन अनवरत चल रहा है, लाखों करोड़ों अरबों वर्ष से चल रहा है। आगे भी हम हैं या नहीं रहेंगे, लेकिन ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसका अंत कहीं नहीं है। यहाँ ये सिद्ध होता है जो हॉकिंस साहब ने कहा था कि ब्रह्मांड फैल रहा है और संकुचित हो रहा है, यानी कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और संकुचन हो रहा है। कुछ हद तक उनकी परिकल्पना सिद्ध होती है, क्योंकि तारों का एक जो फॉर्मेशन है और ब्लैक होल, और ब्लैक होल क्या है, तो ब्लैक होल इतना संघनित है, एक पिंड पे, एक बिंदु पे इतना संघनित है, यानी कि इतना डेंस है कि इससे प्रकाश भी पार नहीं पा सकता, प्रकाश को भी समाहित कर लेता है, सारे पिंडों को वो अपने अंदर समाहित कर लेता है। अब इसकी परिकल्पना कैसे हुई, तो ये एक रेडियो वेव्स छोड़ता है, जिसको खगोलविदों ने उसका आकलन करके ये अनुमान लगाया कि ये सारी घटना का अंत ही ब्लैक होल है। यानी कि जो यहाँ का श्वेत वामन ठंडा होके काला वामन में बदल गया, यानी कि ब्लैक ड्वार्फ में बदल गया और लास्ट में चल के वो ब्लैक होल में बदल गया, तो इसकी परिकल्पना, इस पूरे ब्रह्मांड की जो परिकल्पना है वो ब्लैक होल तक जाके समाप्त हो जाती है। ये भी परिकल्पना है, इसकी भी पुष्टि अभी नहीं हुई। रेडियो वेव से हम कितना पता लगा सकते हैं, वैसे ठीक है, पढ़ने के लिए, अपने जानकारी के लिए, अपनी जिज्ञासा के लिए काफ़ी रुचिकर सब्जेक्ट है। भूगोल एक काफ़ी रुचिकर सब्जेक्ट है और इसको अगर आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे, आप इसको रटने से भूगोल नहीं आएगा, इसको ऐसे ही मैपिंग के तौर पे ही इसको पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ हुई, कैसे हुई, क्या हुई। इसी से भूगोल के बारे में हम जान पाएंगे। तारों के बारे में आपने जाना, एक बार फिर से मैं ब्रीफ में आपको बता दूं कि यहाँ से हेले बना, हेले आगे चल के संपीड़ित हुआ, यहाँ ब्लास्ट हुआ, सुपरनोवा ब्लास्ट हुआ, अंदर का कोर स्वतंत्र हुआ जो कि हीलियम कार्बन में तब्दील हो गया और कार्बन ब्लैक होल में जाके मिल गया। आगे वही जो इन्होंने छोड़ा था अपना जूठन, जैसे हम कहते हैं, इन्होंने जो अपना जूठन छोड़ा था, यानी जो गैसों का अंबार छोड़ा था, उन गैसों से फिर फॉर्मेशन हुआ, फिर सूर्य जैसा एक तारा बना, फिर आगे चल के ये भी दब गया, इसको श्वेत वामन कहा गया। श्वेत वामन फिर ठंडा होते 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 एक समय ऐसा आया कि वो ब्लैक ड्वार्फ में बदल गया, काले वामन में बदल गया और तारे का अंत अपने घर में यानी कि ब्लैक होल में हो गया। अब थोड़ा सा एक मैपिंग से समझ लेते हैं कि तारों का क्या है, चंद्रशेखर सीमा क्या है। तो सूर्य अगर दगेगा तो जो उसका हीलियम बचेगा वो सूर्य के पूरे व्यास का मात्र 1% ही बचेगा। यानी कि इससे एक चीज और निकलती है कि तारा जितना ही बड़ा होगा, यानी कि हम कोई आम खाते हैं तो किसी आम में गुठली ज़्यादा होती है, लेकिन आम छोटा होता है लेकिन गुठली ज़्यादा होती है। कोई आम ऐसा होता है जिसमें आम बड़ा होता है, गुठली छोटी होती है। उसी प्रकार इन तारों का फॉर्मेशन है, यानी कि सूर्य छोटा है लेकिन इसका जो ये व्यास का जो ये निकलेगा है तो सूर्य का 1%, लेकिन ये बड़ा होगा अकॉर्डिंग टू सूर्य के जो 1.44 टाइम 44 टाइम जो बड़ा तारा है वो फटेगा तो वो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, जो कि यहाँ मैंने आपको बताया व्हाइट ड्वार्फ। ये इसी व्हाइट ड्वार्फ को ही चंद्रशेखर सीमा का नाम दिया गया। चंद्रशेखर हमारे भारत के बहुत बड़े भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने ही इसको नाम दिया ये चंद्रशेखर सीमा का, यानी कि इसी व्हाइट ड्वार्फ को ही चंद्रशेखर सीमा, इसी श्वेत वामन को चंद्रशेखर सीमा का नाम दिया गया। यानी कि सूर्य से 1.44 गुना बड़ा तारा ये जब दगेगा यानी फटेगा तो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, ये भी इससे छोटा होगा। यानी कि मैंने बताया आम के बारे में आपको, उसी की कल्पना करिए और ये समझिए। और तारा अगर इस सूर्य के 14 टाइम बड़ा होगा, यानी कि 14 टाइम्स अगर बड़ा होगा, वो दगेगा तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया न्यूट्रॉन स्टार, जो कि ये यहाँ की जो स्थिति थी, यानी कि जो सुपरनोवा विस्फोट हुआ और जो उसके अंदर का मेटल बचा कार्बन और हीलियम, जो हीलियम कार्बन में तब्दील हुआ था, उसी को न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। यानी कि ये 14 गुना बड़ा था,
आप समझ लीजिए, कल्पना करिए, ये 14 गुना बड़ा था, ये 1.44 गुना बड़ा। आगे चल के ये और छोटे होते जाएंगे और ये एक पिंड पे आके एक रेखा पे आके आकर्षित होकर और ब्लैक होल में समाहित हो जाएंगे। उसके बाद एक और है कि जब सूर्य से 3 गुना बड़ा कोई पिंड होगा, कोई तारा होगा, अगर वो फटेगा यानी कि उसमें जब विस्फोट होगा तो उससे जो बचेगा मेटल, यानी कि जिसमें जो न्यूट्रॉन स्टार है, जो बीच का मेटल बचेगा, उसको फ्रोजन स्टार कहते हैं। तो ये थी हमारे गैलेक्सी की और हमारे स्टार्स की परिकल्पना, यानी कि हमारे स्टार्स का उदय, आदि, अंत। वैसे मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि इस ब्रह्मांड का ना उदय है ना अंत है। इसी को लेके अपने दिमाग में लेके आप चलिएगा और आगे की कक्षाओं में मैं सोलर सिस्टम लेके आऊँगा, नेबुला परिकल्पना पे और बृहद तरीके से चर्चा करेंगे, ग्रहाणु का क्या थे, कैसे बने, इस पे और चर्चा करेंगे। यानी कि अब हम यहाँ चले आएंगे, अब हम एक भाग का अध्ययन करेंगे। सोलर सिस्टम के अध्ययन के बाद हमें जो मेन इंपॉर्टेंट पढ़ना है पृथ्वी का अध्ययन, उसका अध्ययन हम करेंगे। तो आगे की कक्षाओं में मैं आपसे ऐसे ही मिलता रहूँगा और आप इस पर प्रतिक्रिया अपनी जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया और आपके स्नेह से ही हमें और ऊर्जा मिलती है और हम अगली कक्षाओं में और ऊर्जा के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद।